छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश, जहां दल बदल का खेल चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में दल बदल का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले 22 कांग्रेसी विधायकों ने एक साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस को झटका देते हुए कमलनाथ सरकार गिरा दी। हालांकि इसके बाद भी दल बदल का दौर जारी रहा। कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होते रहे। इस तरह उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। हालांकि दूसरी ओर झटका देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी सत्ताधारी दल को झटके पर झटका दे रही है। हालांकि ये और बात है कि इसकी धमक उतनी नहीं है कि बीजेपी एक झटके से हिल जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब बीजेपी का एक और बड़ा नेता तोड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के बागियों को मैदान में उतारने का कांग्रेस को कोई फायदा होगा या नहीं। चलिए इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके दिए हैं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस भी रुक रुक कर ही सही, लेकिन सत्ताधारी दल को झटका देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अब एक बार फिर बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में सतीश सिकरवार और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि सतीश सिकरवार ग्वालियर पूर्व सीट से मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी को झटका देने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है और वो सच्चाई का ही साथ देंगे। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि सिकरवार के कांग्रेस में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज का मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता और ये 27 सीट जहाँ उपचुनाव हो रहा है, इसकी जनता पर पूरा विश्वास है। वो कमलनाथ का साथ ना दे, कांग्रेस का साथ ना दे, सच्चाई का साथ दे। इससे काय का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो। भाजपाई और कांग्रेस उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। वैसे वाकई कौन मैदान मारेगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन उसके पहले दल बदल का दौर जारी है। चौधरी राकेश सिंह, केएल अग्रवाल, प्रेमचंद गुड्डू, सतीश सिकरवार समेत कई भाजपाइयों को अपने खेमे में ला चुकी कांग्रेस की नजर अब सत्ताधारी दल की कुछ और नेताओं पर भी है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री भी कमलनाथ के संपर्क में है, जो कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी जो पहले ही एक साथ 22 कांग्रेसियों को तोड़ चुकी है और अभी भी लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका दे रही है। आखिरकार कांग्रेस उपचुनाव में उसे कैसे चुनौती देगी, और ये सबसे अहम है कि दल बदलने वालों को मतदाता कितनी तवज्जो देंगे, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो दल बदल का खेल, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनीत ओरछा जी। सुनीत जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी एक बार फिर हमारे साथ है। साथ ही हमारे साथ है हमारे ग्वालियर के ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा है, जो ये बताएंगे कि आखिर सतीश सिकरवार जो मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ पिछला चुनाव बीजेपी से लड़े थे, मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस से लड़े थे। अब फिर चुनाव होने जा रहा है। उम्मीद यही है कि सतीश सिकरवार को कांग्रेस खड़ा करेगी। अब जो बीजेपी से थे वो कांग्रेस से होंगे, कांग्रेस से जो थे वो बीजेपी से होंगे। क्या फर्क पड़ेगा, वहां क्या स्थिति बनेगी सिकरवार जी के जाने के बाद? विनोद, थोड़ा संक्षेप में। देखिए त्रिपाठी जी, चक्र बड़ा जल्दी ही घूमता है इस समय का। कल को जो बीजेपी के बैनर तले लड़े थे, आज वो कांग्रेस में दावेदारी है उनकी, और कल जो कांग्रेस में थे, आज बीजेपी से वो मैदान में है। इसको हालांकि जो सतीश सिकरवार जिस तरह से कांग्रेस में आए हैं, उसे बीजेपी का तो ये कहना है कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।
लेकिन जो कांग्रेस में दावेदार थे ग्वालियर पूर्व से, वो जरूर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मायूस और निराश लग रहे हैं। और इसका कारण ये था कि कांग्रेस कार्यालय में भी आज इसको लेकर प्रदर्शन हुआ और जो दावेदार हैं वो भी काफी इसको लेकर अंदरूनी नाराजगी है। अब चूंकि सतीश सिकरवार कांग्रेस में आ गए हैं, हालांकि ये अभी तय नहीं है कि वो उनको टिकट पार्टी देगी या नहीं देगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है कि क्योंकि जो बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, उसके बाद कांग्रेस भी लगातार ऐसे मौके की तलाश में है कि जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो और उनके दमदार प्रत्याशी के तौर पर काम आ सकते हैं। क्योंकि ग्वालियर पूर्व में अभी तक कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मुन्ना लाल के सामने उसको लड़ाया जा सके, क्योंकि मुन्ना लाल के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, सभाएं करेंगे। ऐसे में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो। क्योंकि सतीश सिकरवार लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं ग्वालियर पूर्व में। पहले भी वो चुनाव लड़े थे 2018 में मुन्ना लाल के खिलाफ, तो 17,000 वोटों से हारे थे। हालांकि उस समय जो समीकरण था वो दूसरा था, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के चलते बीजेपी को पूरे अंचल में ही नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं और लगातार हार के बाद उनको ये पता लगा कि किस क्षेत्र से उनकी हार हुई है, वहां काम करने में लग गए। तो मुन्ना लाल गोयल की जो समस्या है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक मुन्ना लाल गोयल ये सोच के चल रहे थे कि उनके सामने कोई बड़ा प्रत्याशी, बड़ा चेहरा नहीं हो सकता और वो अपनी जीत को लेकर बड़े सुरक्षित थे। लेकिन जिस तरह से सतीश सिकरवार का पार्टी में आना हुआ है कांग्रेस में, तो उसके बाद अब मुन्ना लाल गोयल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरा एक तरह से पलट जाएगा, क्योंकि सतीश सिकरवार की भी एक बड़ी टीम है और एक चेहरा है, छतरी है वो खुद अपने आप में। और पहले जो उन पर एक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे मुन्ना लाल गोयल जब कांग्रेस में थे कि उन पर दबंगाई का और तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, तो वो आरोप उनको परेशानी का कारण बनाता। तो ये उनकी जो छवि थी उसको उन्होंने सुधारा। अब उसके बाद जब चुनाव होगा, उपचुनाव, तो ये परेशानी के दौर से गुजर सकते हैं मुन्ना लाल गोयल और जो समीकरण है पूरी तरह से बदल जाएगा। ग्वालियर में नित नित नए नए समीकरण सामने आते जा रहे हैं। विनोद दीक्षित, अभी सिर्फ वहीं की बात हो रही है। हम आपसे आके ये जरूर पूछेंगे कि अगर जो आप बता रहे हैं कि मायूस हो गए, जिनको संभावित प्रत्याशी माना जा रहा था वो मायूस हो गए सिकरवार जी के आने से, अब सिकरवार जी आएंगे तो जिस तरह से बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद है मुन्ना लाल गोयल को लेकर, उसी तरह सिकरवार जी के आने से कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद होगा। इसका उत्तर हम बाद में लेंगे। राम पांडे जी, एक तरफ तो बीजेपी आपके विधायक तोड़ ले जा रही है और आप पराजित उम्मीदवारों को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। के.एल. अग्रवाल जी हो, प्रेमचंद गुड्डू, हालांकि वो नहीं हारे, उनके बेटे हारे, दूसरी तरफ सतीश सिकरवार, इनको लेके तो वो तो आपके विधायक जीते हुए तोड़ रहे हैं और आप पराजितों को तोड़ करके अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। जीतने के लिए, तोड़ने के लिए यदि हम बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार तोड़ेंगे तो पहली बात, हर उम्मीदवार के लिए हमें 35 करोड़ चाहिए। बेंगलोर में 5 स्टार होटल की व्यवस्था चाहिए जी, आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। 35 करोड़ आप कहां से देखा था क्या आपने? जी, 35 करोड़ दिए गए हैं, आपने कहीं देखा? आपने सुना होगा केंद्रीय गृह मंत्री है साहब, नहीं, आपने ऑडियो देखा होगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं गहलोत जी, राजस्थान की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था, तब उन्होंने बोला था कि पहली किस्त जा चुकी है और दूसरी किस्त भेजी जा रही है। ये ऑडियो आपने भी सुना होगा। दूसरी बात, 35 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में गया है और ये मुझे मीडिया ने बताया और मेरे पत्रकार मित्रों ने बताया है। पत्रकार मित्रों को सबसे ज्यादा अंदर की बात पता होती है और मैं पत्रकार मित्रों के साथ डोली बैठता हूं। उन्होंने ही मुझे बताया है कि 35 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में ये सौदा हुआ है, जिस विधायक की जैसी वैल्यू। और अभी आप जानते हैं कि 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, तो ये क्या सौदा नहीं है? 5 स्टार होटल में कौन सी उनको व्यवस्था नहीं कराई गई 20 दिन? तो हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास 35 करोड़ रुपया इनको देने के लिए नहीं है, इनको बेंगलोर ले जाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आज ही आपने देखा होगा सतीश सिकरवार जी बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, ग्वालियर से बाई रोड आए थे, यहाँ होटल में रुके थे, हमने कोई सिक्योरिटी नहीं की। हमने ऐसा नहीं किया कि बीजेपी का उनसे कोई नेता नहीं मिलेगा, बीजेपी के नेता उनसे मिले, बीजेपी के नेताओं ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का ऑफर दिया, चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि सतीश सिकरवार जी से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मिल पाए। इन्होंने तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को जो बेंगलोर गए थे उन तक को नहीं मिलने दिया, बाउंसर लगा दिए, सिक्योरिटी लगा दी। भाई आना जाना लगा रहता है, स्वेच्छा से आदमी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, लोभ, लालच, प्रलोभन, सरकार गिराकर, यहां तो मध्य प्रदेश की सरकार का ही सौदा किया था। आप देखिए
ये जो आ रहे हैं, सतीश सिकरवार आ रहे हैं या प्रेमचंद गुड्डू आ रहे हैं, बालेंद्र शुक्ला आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई सरकार का सौदा नहीं हुआ है। कमलनाथ सरकार थी और इनकी खरीद फरोख्त के कारण शिवराज सरकार बन गई। चलिए, आप न सही, आप 35 करोड़ नहीं है, इसलिए जो पराजित हुए हैं उनको ले आ रहे हैं जी। बात पराजित की नहीं है जी। हमारे देश के संविधान में कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। आप देखिए जो 25 विधायक इन्होंने लिए, तो जो 25 जो उधर हारे थे उनके साथ अन्याय हुआ, वो असहज महसूस कर रहे थे। अब जैसे सतीश सिकरवार जी की बात करूं, वो हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ते थे। हमेशा सामंतवाद में आप जानते हैं सबसे पहले सिंधिया जी का नाम आता था और वो सिंधिया जी से सबसे ज्यादा लड़ते थे। अब वही सिंधिया जी सतीश सिकरवार जी के सर पर जाके बिठा दिए। और ये सतीश सिकरवार जी की हालत नहीं है। मैं तो 25 जो बीजेपी के लोग थे, मैं उनको वफादार मानता हूं कि वो वहां थे, लेकिन जो कांग्रेस से जो गद्दार गए, उन गद्दारों के कारण बीजेपी के वफादार असमंजस में आ गए। उनको समझ में नहीं आया कि इन गद्दारों को हमारे सर पर बिठा दिया गया है, अब हम क्या कर रहे हैं। ये सतीश सिकरवार जी की स्थिति नहीं है, ये 25 के 25 विधानसभा की स्थिति है। चाहे वो जयवान सिंह बबैया हो, चाहे रुस्तम सिंह जी हो, चाहे लाल सिंह आ रहे हो, सभी की यही हाल है। किसी ने खुल के विरोध नहीं किया। ये 2 ही 3 आप ले आए हैं। केएल अग्रवाल जी जो आए हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी छोड़ चुके थे। देखिए सतीश सिकरवार जी ने भी कहा है ये 25 के 25 आना चाहते हैं, लेकिन हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। सतीश सिकरवार जी ने हिम्मत की है, बाकी 24 जो लोग हैं वो विचार कर रहे हैं। आप किसी को भी फोन लगाकर पूछ लेना, वो लोग असमंजस महसूस कर रहे हैं बीजेपी में। कहीं न कहीं ये बात तो है, देखिए कि जो खाटी आपके कार्यकर्ता, आप भी बहुत खाटी, बचपन से आप विद्यार्थी परिषद संघ सब में काम करते रहे। अब ऐसी स्थिति में कोई कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहा हो, वो आपके ओरछा में आकर के आपकी जगह लेना चाहे और टिकट लेने लगे तो आप भी कसमसाएंगे। वही स्थिति सामने दिख रही है। कसमसाएंगे, आप भले मना करते रहे, कसमसाएंगे। और यही स्थिति चाहे सिकरवार जी की हो, चाहे दूसरे नेताओं की हो, केएल अग्रवाल जी की हो, अभी तो समय अभी है। अभी देखिए जो भी पूरे 25 सीटों में इस तरह से उहापोह की स्थिति होगी, उसमें बीजेपी के अंदर भी, अगर आप कांग्रेस के तोड़ रहे हैं तो बीजेपी के भी टूटेंगे बड़े बड़े नेता। जी, आपने चूंकि प्रश्न मुझको व्यक्तिगत उदाहरण बना करके, तो आपको लंबे समय पत्रकारिता करनी है और मुझे राजनीति करनी है। जी, क्या हमारी पत्रकारिता बंद कराएंगे क्या? राष्ट्र परम वैभव तक पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे सिर पर 1 नहीं, 10 नहीं, 20 आदमी आकर के बैठे, हमारी पार्टी, हमारा विचार, हमारा परिवार बढ़े। तो कांग्रेस ही आके बैठ जाएगा तो आपका विचार कहाँ पड़ा? अपना ऊपर इससे तो स्थिति स्पष्ट विचार नहीं पड़ा ना, आप विचार के लिए लड़ रहे हैं ना। दूसरा, विचार के लिए लड़ रहे हैं ना। विचारधारा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उस विचारधारा के अनुरूप काम होता है। आज मध्य प्रदेश में गरीबों को, आदिवासी बनवासी भाइयों की चप्पल जो है, स्वर्ण पादुका योजना जो है बंद हो गई, चरण पादुका योजना बंद हो गई थी, आज हमने फिर से चालू कर दी। संबल योजना बंद हो गई थी, गरीबों के असहाय देख करके दुख होता था, आज हमने फिर से शुरू कर दी है। तो हमारा अंत्योदय का लक्ष्य पूरा हो रहा है, ये हमारे लिए पर्याप्त है। मैं बहुत विनम्रता से, हमारे राम भाई आंकड़े बता रहे थे 35 करोड़ 70 करोड़, और आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि 35 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया। तो आप प्रश्न चिन्ह ना उठाए, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बिकने का अनुभव है। इन्होंने जिस रेट से विधायक बेचे होंगे, शायद वही दिमाग में कोड हो गए हैं, तो वो 35 करोड़ 70 करोड़ इनको स्वप्न में आते रहते हैं। महाराष्ट्र में कोई नहीं बिका था, महाराष्ट्र में तो भाई जनादेश के खिलाफ जाकर के सरकार में है क्या? कांग्रेस को वहां जनादेश मिला था क्या? कर्नाटका में 36 जेडीएस के साथ गठबंधन करने के लिए उनको जनादेश मिला था। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश में विधायकों की हम घेराबंदी का और अपने पाले में लाने का प्रयास किसने शुरू किया? आपके ही चरण में था। मैंने कहा था कि खेल शुरुआत तुमने की है, अब अंत कौन करेगा, ये आप परिणाम भोगोगे। और आप ऐसे वोटिंग में हमारे 2 विधायकों को, ये हमारी सरकार नहीं गिरनी थी, इसमें कोई वित्त से जुड़ा कोई विधेयक नहीं था। त्रिपाठी जी, दो विधायकों को ये हमारे अपने खेमे में करने की इन्होंने घोषणा की, 22 चले गए। फिर उन्होंने एक हमारे पूर्व जो उन्हीं के पार्टी से आए थे उनको लिया, तो फिर 3 चले गए। फिर उन्होंने अभी उनको लिया तो 3 चले गए। फिर कंदौर से एक नेता में, अब जो गया उसका नाम नहीं लेते, हमारी ये थोड़ा सा संकल्प के कारण है। तो हम जो चला गया उसका हम नाम गुड्डू जी का बोल रहे हैं, जो चला गया उसके हम नाम भूल जाते हैं। के बदले में फिर तोड़ेगा। 76,000 में से कम कर लीजिए भाई, 75,999 मान लीजिए। हम पहले ही आपको प्लस में से माइनस कर देते हैं। अगर ग्वालियर अंचल से
76,000 कार्यकर्ता लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक आध तक चले गए होंगे तो उनको कम कर लीजिए। 75,999 का आंकड़ा वो तो पूर्व फैसले कहा कि 90,000 स्वागत करने। तो ये देखिए, ये तो इस चुनाव, ये कांग्रेस जहां पर चुनाव को ले जाना चाहती है वहां हो गई है। चुनाव तो इस बात पर होगा, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी पर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। हमने बंटाढार वाले एक ऐसे प्रदेश से निकाल करके विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की अवधारणा पर ला करके मध्य प्रदेश को खड़ा किया है, खड़ा किया था। वहां पर झूठे वायदे, फर्जी वायदों को लेकर के कांग्रेस और कमलनाथ खड़े हुए और उन झूठे वायदों पे बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल दल बदल, मैं बिल्कुल दल बदल पर आ रहा हूँ। दल बदल का कारण बता रहा हूँ, आप मुझे बाद में अवसर मत देना, 30 सेकंड दे दीजिए। दल बदल हुआ कैसे है? ये झूठे वायदों को लेकर के आए, इन्होंने कहा 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, हर बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्कूटी देंगे, ये देंगे, दुनिया भर का छुट्टी देंगे, अतिथि विद्वानों को नियमित कर देंगे। लोगों को लगा कि इतना पक्का बोल रहे हैं तो हो सकता है होगा। बाद में इनके विधायकों से भी पूछा, जनता से भी पूछा। 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी भी गई जनता के बीच में और हमने सभी लोकसभा क्षेत्रों में कहा, हमने कहा कि एक वोट से 2 सरकार बनाइए, झूठा और वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सबक सिखाइए। आप कई चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे ये कह रहे हैं हमने कहा 1 वोट से 2 सरकार, हर एक जनसभा में हमने बोला, मध्य प्रदेश की जनता के सामने बोला और उसका परिणाम देखिए कि नकुल नाथ जी स्वयं चुनाव हारते हारते बचे, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी ये वहां के परिणाम आए। सिंधिया जी हार गए कमलनाथ जी की अलोकप्रियता के कारण। सिंधिया जी, भाई कमलनाथ जी ने ऐसे वादे, ऐसे वादा खिलाफी की और ऐसे नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। मुन्ना लाल गोयल जी ने विधानसभा के पटल पर कार्रवाई में, हम कहते हैं झूठ बोलूं आप मुझे दंडित करिएगा, विधानसभा की कार्रवाई में मुन्ना लाल गोयल जी ने पूछा, उन्होंने पूछा कि भैया हमसे विधानसभा के लोग पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, ये घटनाक्रम के 6 महीने पहले। तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने लिखित में उत्तर दिया है विधानसभा की कार्रवाई में कि ऐसी कोई योजना नहीं है। जब सभी तरह के वादों पर नानुकुर हुई और जब व्यक्तिगत मिलने विधायक पहुंचे तो कमलनाथ जी बोले चलो चलो, विधायक चले गए। उन्होंने कहा सड़क पर उतार आओ, सिंधिया जी उतर आए। तो भाई अगर ये सब करने वाले कमलनाथ जी, अगर कोई एक आदमी जिसने सरकार गिराने की भूमिका रची है तो वो 2 लोग थे, एक बंटाढार नंबर 1, बंटाढार नंबर 2। और इन लोगों ने अगर कहीं कोई पैसा लेकर के ये सब किया है तो कांग्रेस जाने, बाकी कोई विधायक बिता है इसका तो कोई ना प्रमाण इनके पास है ना ऐसा कुछ हुआ है। ऊहापोह की स्थिति आपके यहाँ भी है। ऐसे लोग जो खांटी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता को काम, हर काम को कार्यकर्ता, 15 साल से आपको लगा मिलेगा, जो 15-20 साल से कांग्रेस के लोगों से लड़ते रहे हैं, वो कांग्रेस की उम्मीद थी मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी नहीं गया। इन्हें उम्मीद थी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग वितरण में कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें उम्मीद भविष्य में भी है और होना चाहिए क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही निहारना पड़ेगा कि यहाँ से कोई नाराज हो। पर दिल्ली में आपके यहाँ ज्यादा है, दिल्ली के नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के मन में है कि जिन लोगों ने त्याग पत्र दिए हैं एक झूठी और धोखाधड़ी करने वाली सरकार को, मध्य प्रदेश की जनता को एक अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए जिन लोगों ने त्याग पत्र दिया है, हमारे कार्यकर्ता अंतर्मन से स्वीकार करते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी बदली हुई परिस्थितियों में नेतृत्व निर्णय लेगा, बाकी हमारे यहाँ ऐसा कोई वहां की स्थिति नहीं है। बाकी चुनाव, बाकी सभी कार्यकर्ताओं की तरह आगामी समय में विचार होगा। जी आपकी टिप्पणी क्या सही, जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि देखिए उनके यहाँ अंतर्द्वंद है, अनुशासनबद्ध लौह कवच वाली पार्टी कही जाती है, अब तो नहीं बची हालांकि, दरक गया लौह कवच, लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि वहां हाई कमान भी मजबूत है, राज्य में भी सरकार है, प्रदेश का भी जो हाई कमान है वो भी मजबूत है, तो वो कुलबुला रहे हैं एक तरह से, लेकिन कांग्रेस में खुला है इसलिए जा रहे हैं। देखिए भाजपा को अगर ये दर्द था कि कांग्रेस सरकार जनता से वायदा खिलाफी कर रही है और अपने वायदे पूरे नहीं कर रही है, तो ये मैदान में उतर सकते थे, लेकिन भाजपा ने साल भर में कितने आंदोलन किए जी, एक बात। दूसरी बात, अगर लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र दिए थे सिंधिया समर्थकों ने जी, तो उनके त्याग पत्र लेकर सिंधिया जी को जाना था, ये भाजपा में शामिल हो चुके थे। उसमें भाजपा के नेता क्यों गए त्याग पत्र लेकर विधानसभा स्पीकर को देने? ये संस्कृति कहां से पनपी? ये भाजपा की संस्कृति कभी नहीं रही है, तो ये नई संस्कृति कौन लाया जी? दूसरी बात, राजनीति में कोई भी साधु सन्यासी त्याग की भावना से नहीं आता है। साधु सन्यासी भी अगर आता है तो एक महत्वाकांक्षा लेकर के आता है जी। वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कि मैं पद पाऊं, मेरा नाम हो और मैं कुछ ऐसे निर्णय करूं जो मील का पत्थर बने।
तो ऐसी जगह में जो कार्यकर्ता आज बरसों से काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता आज उसका मौका जब मारा जाएगा और जिनके खिलाफ वो लड़ता रहा, तो क्या उसके मन में टीस नहीं उठेगी? जी। दूसरी बात, 15 साल की सरकार में भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को क्या दिया है? आपने आरक्षण लगा करके उनके प्रमोशन रोके, आपने बेरोजगारों को भत्ता देने का कई बार कहा, आपने दिया क्या? आपने उनको नौकरी देने का कहा, आपने दिया क्या? कलेक्टर रेट से कम गुरुजी के वेतन आपने दिया, 500 रुपए महीने में आपने उनको मास्टरी करवाई। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? आप कहिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और राजनीति में पिसती है सिर्फ जनता और पार्टियों के कार्यकर्ता। इसलिए सबसे पहले राजनीतिक सोचिता होना चाहिए, इस संस्कृति को बदलना चाहिए, और ऐसा न हो आज के समय आपको राजनीतिक सुचिता, हाँ, सबसे अच्छी राजनीतिक सुचिता की पार्टी पहले कांग्रेस थी, उसके बाद भाजपा बनी। नेहरू जी के जमाने में जो उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा करता था, उस कैंडिडेट के लिए वो अपनी तरफ से जीप भेजते थे कि चुनाव प्रचार में इसका उपयोग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। तो ये राजनीतिक सुचिता थी। राजनीतिक सुचिता ये थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री पटवा जी हुआ करते थे, लेकिन अगर कांग्रेस के लोग मिलने जाते थे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जाते थे, वो बराबर उनको आदर सम्मान देते थे। ऐसा नहीं करते थे जो आज की संस्कृति में हो रहा है। आराम समझिए आपके। तो इस सुचिता का अंत होना चाहिए और एक अच्छी सभ्यता का परिचय देते हुए प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहिए। आप भगवान के लिए सोचिए, उन बेरोजगारों के लिए जिनकी उम्र पार हो गई, उनके माँ बाप के सपनों के लिए सोचिए। आप आपस से मत लड़िए। आप कांग्रेस का इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के पास न जाएं। आप जनता के सामने कल तक कहते थे माफ करो महाराज, और आज आप कह रहे हैं हमें जिताओ महाराज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आदमी ऐसा हो कि जवान का पक्का हो, जनता के सामने जो वायदे करे। आपने भी कई वायदे किए। आपकी लाडली लक्ष्मी कहाँ गई? आपकी कई योजनाएं जो दम तोड़ चुकी हैं। आप कह रहे हैं 76,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। आपने 5 करोड़ वृक्षारोपण भी किया था, जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। आज कहाँ है वो 5 करोड़ पौधे? आप जितने भी इस कोरोना काल में आप 76,000 की भीड़ लगा लेते हैं। अरे मजाक इतना करना चाहिए जितना कि बर्दाश्त के काबिल हो। जनता अंतर्मन से हंस रही है। आप ऐसी बातें न करें। और कम से कम आपको जनादेश मिला है। आपको 5 साल विपक्ष में रहना चाहिए था, आप नहीं रहे। कैसे भी करके, मैं नहीं कहता आपने बहुत लंबा हो गया आपने जोड़ तोड़ की, लेकिन आपको इस संस्कृति को खत्म करना पड़ेगा। दोनों दलों को खत्म करना पड़ेगा। चलिए राम जी देखिए, वही सवाल जो हम सुमित जी से बार बार कर रहे थे, एक छोटा सा, चाहेंगे बहुत संक्षेप, मेरा समय समाप्त हो रहा है। एक छोटा सा सवाल आपसे वही है कि आप भी, चाहे केएल अग्रवाल जी हो, चाहे शिकरवार जी हो, चाहे गुड्डू जी बीजेपी में जा चुके थे, ऐसे कई हैं, आधे दर्जन के करीब, जो भाजपा में थे वो कांग्रेस से दावेदार हैं, और मुझे लगता है उनको आप टिकट दे भी रहे हैं। तो जो कांग्रेस के लिए लड़ रहा था पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार में, वो भी तो मायूस होगा। देखिए, कल की बात है, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सरकार चली गई तो जलवा और रुतबा चला जाएगा। हाँ। तो सरकार क्या जलवे और रुतबे के लिए बनाई जाती है? जब आप पब्लिक में भाषण देते हैं तो मैं बोलते हैं कि मैं ये कहा था अंदर कि तुम मंत्री बने हो, तुम क्षेत्र में नहीं जा रहे हो, अगर सरकार चलेगी तुम्हारा मंत्री पद भी जाएगा। नहीं, जलवा और रुतबा चला जाएगा, भले ही उनसे कहा हो, मंत्रियों से कहा हो। तो जलवा और रुतबे का मतलब ये हो गया है कि आप सत्ता का दोहन करने के लिए आए हो, सेवा के लिए नहीं आए हो। तो इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है। और सवाल आपसे कुछ और किया था। जी, पहले मुझे उन चीजों का भी जवाब देना जरूरी है। समय हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत दूसरा, आपने पूछा था आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे मोबाइल में प्रूफ है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें 50 करोड़ का ऑफर दे रही है। आप कहें तो मैं आपके चैनल पर वो वीडियो चला सकता हूं। दूसरा प्रूफ है मेरे पास सिंधिया जी का। सिंधिया जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। तो ये 2 प्रूफ तो मैं दे दिए। तीसरा प्रूफ, 76,000 बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता चले गए। मुझसे होता है कि एक शहर में, ग्वालियर शहर में कम से कम 2 लाख कार्यकर्ता तो होंगे। 52 शहर में कितने हो गए आप समझ लीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता। कितना झूठ बोलते हैं। और वैसे कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं है। सिंधिया जी के साथ चले गए, सब चले गए, और इधर लाखों कार्यकर्ता आपकी पार्टी में जा रहे हैं और लाखों कार्यकर्ता बचे हुए हैं। आप किसान कर्ज माफी का बोलते हो, बेरोजगारी भत्ता का बोलते हो, ठीक है, हमने किसान कर्ज माफी की, आप नहीं मानते, नहीं की तो आप कर दो। बेरोजगारी भत्ता हमारे पास 15 महीने का टाइम था,
4 महीने आचार संहिता में निकल गए, 8-9 महीने के लिए काम करने के लिए कहां 15 साल, कहां 8-9 महीने। तो 15 साल का आपके पास टाइम था, आप 15 काम नहीं बता पाए। बेरोजगारी भत्ता आपको लगता है हम नहीं दे पाए, तो आप दे दो। स्कीम तो अच्छी थी, प्लानिंग तो अच्छी थी, सोच तो हमारी अच्छी थी, जो काम हम नहीं कर पाए वो आप कर दो। 2008 में कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने नहीं किया। समय हमारा समाप्त होना। राम जी बहुत संक्षेप में, सुमित जी बहुत संक्षेप में। पार्टी से राम जी को और कांग्रेस को उम्मीदें हैं, उम्मीदें पूरे होंगे, लेकिन जो हमने कहा था मध्य प्रदेश की जनता से, सुन लीजिए थोड़ा सा, करोगे सुन लीजिए। आटा घोटाला कर दिया, गेहूं घोटाला कर दिया, 10 किलो में 3 किलो आटा खा गए, गेहूं खा गए, 10 चना खा गए, सब तो खा गए। बदमिजाजी के खिलाफ जनता है। और आप सुन लीजिए थोड़ा सा, बहुत बहुत झूठ बोला आपने। देखिए, एक तो पूरे ग्वालियर अंचल में कार्यक्रम हुए थे और उनमें वो लोग भी शामिल हुए जो आम लोग थे, जो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते। अरे भैया का नाम बता दीजिए आप। ये 76 में 6 का नाम बता दीजिए। 50 तो ट्वीट करें आप लोगों ने नाम के, आप 6 का नाम बता दीजिए। 50 तो ट्वीट करे हैं। आज आप कहा थे, आप 6 का नाम चलिए उस मुद्दे पे ना अड़ा जाए, मुझे लगता है अगर इनको इस तरह से डिबेट करनी हो, मैं 600 के नाम की ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक भी अच्छा चलो, बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया। चलो आज ना ग्वालियर के जिलाध्यक्ष नहीं गए, जब जिलाध्यक्ष नहीं गए तो इससे समझ में तुम तो आता कह है सकते हो तुम कांग्रेस झूठे लोग कांग्रेस हो। राम जी समय समाप्त बोल रही है। तुम झूठे। राम जी समय अरे 6 का नाम बता दो, मैं बता दो। राम जी उस मुद्दे पे ना बोलो भैया, सतीश से करवा रहे हैं आप। ग्वालियर से बताओ आपके यहाँ कौन गया है? चलिए 22 विधायकों के नाम तो आपको याद होंगे। अरे वो तो 25 में याद है कि नहीं है? को पता है, नहीं है तो अभी और जाएंगे। हिंदुस्तान को पता है। और उनको गद्दार आप भी राम जी, बोलते हो। राम जी, आपकी गद्दार पार्टी के आप हैं, विरोधी एक-एक हैं, कांग्रेस के गद्दार हैं, कोई हमारे साथ वफादारी नहीं कर सकते। एक-एक आपके कार्यकर्ता भाई को हराना चाहते हैं, राम जी, आप इनको स्वीकार नहीं करते हो। अचानक आपने गियर बदल दिया अचानक। नहीं, इनको उद्वेलना इनकी जायज है। डूबते जहाज को ऐसे उद्वेलित होना यही चाहिए। डायलॉग, ये उद्वेलना होनी इनको चाहिए। भारतीय ये जनता तो पार्टी तुम्हारे को हाथ में जहाज के अलावा दूसरा डायलॉग नहीं ये जो आता। तुम्हारे इनका हाथ में फैशन बन गया है डूबता जहाज। मोदी से लेकर एक छोटा सा कार्यकर्ता ने रट लिया है डूबता जहाज। ये जो तुम्हारे हाथ में रतन तोता ये सब तुम्हारी हार के स्वीकार के संकेत हैं। ये सब तुम्हारे पराजय के कारण है। ये जहाज डूबता जहाज में से 76,000 निकल गए। इतनी जहाज में से 76,000 निकल गए। चलिए समय उज्ज्वला बता रही है। यही समय ऐसे लोग, त्रिपाठी जी मेरा समय इन्होंने लिया, मुझे एक आधा सेकंड का 30 सेकंड का समय दीजिए। वो लोग जो कांग्रेस की उस कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते थे, जो राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती थी, जो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहती थी, जो राम जी के काल्पनिक होने की बात कहती थी। अरे भैया बोलेंगे, आपने किए हैं अपराध तो हम बोलेंगे, तुम्हारी हर बदतमीजी, हर अपराध बोलेंगे। देश के अंदर तुमने जितना कुछ कुकर्म किए हैं सब बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। तुमने इस देश को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, चोरी किया है, घोटाला पर घोटाला किया है। अरे राघव जी के चरित्र पे चलते हो, राघव जी की वीडियो बनाते हो, राघव जी के सिद्धांत पे चलते हो। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से दलाली लेकर के चीनी कंपनियों को भारत में भरा है। देश के गद्दार हो, देश के दलाल हो, और ऐसे दलालों को दलाल राजीव गांधी फाउंडेशन का कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अरे जेल जाएंगे जीजा जी, ध्यान रखिए जीजा जी जेल जाएंगे। चलिए निश्चित रूप से ही समय हमारा समाप्त हो गया। अब विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी बहुत संक्षेप में, बहुत आप भी लंबा धारा प्रवाह मत हुए, बहुत संक्षेप में कि अब लड़ाई दिलचस्प होगी वहां शिकरवार जी के आने से, और जो कांग्रेसी है वो मायूस है, तो क्या होगा? बिल्कुल लड़ाई बेहद दिलचस्प है। और चूंकि जो कांग्रेस के लोग मायूस हैं, वो बाकी उनकी जो आज उनको खबर मिली उसके बाद वो काफी मायूस हो गए। लेकिन चूंकि भीतरघात दोनों तरफ से ही होगा, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने एन वक्त पर सतीश सिकरवार को अपने पाले में लाया है, उसको ऐसा माना भी नहीं जा रहा था कि ऐसा हो सकता है। और पूरी तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर बड़ी खुश थी कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अचानक प्रत्याशी आ गए। ये तो त्रिपाठी जी उस बस की तरह हुआ कि जिस बस में यात्री पहुंच जाता है और उसमें खड़ा हो जाता है, अगर उसको सीट मिली तो वो बस उसकी, और नहीं मिली तो दूसरी बस में चला जाता है। तो ऐसी कुछ राजनीति ग्वालियर अंचल में इस समय देखने को मिल रही है और आगे भी मिलती रही। बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है उपचुनाव, और इसमें कब कौन कहां बैठेगा, किसको कहां नफा होगा, कौन नुकसान में रहेगा, किसके खाते में क्या आएगा और किसके खाते से क्या जाएगा, ये जब तक टिकट का
निर्धारण नहीं हो जाएगा चलिए तब तक देखते चलिए, रहेंगे। समय समाप्त हो गया। आप भी बहुत प्रवक्ताओं की तरह लंबा आकलन करने लगे हैं। हमने कहा भी था संक्षेप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम जी आपका, ओरछा जी आपका, और अवधेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आने वाले उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि 27 चुनाव क्षेत्रों में से 22 विधानसभा क्षेत्र उन सिंधिया समर्थक बागी विधायकों के हैं जो सिंधिया के साथ अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन 22 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं, जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है। इसके साथ मालवा की 5 सीटों पर भी सिंधिया का थोड़ा बहुत प्रभाव है, इसलिए यहां शेर लगाना कांग्रेस के लिए काफी मायने रखेगा। बावजूद इसके सिंधिया के लिए भी ये राह आसान नहीं है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार पर चलने जैसा है जहां एक तरफ सिंधिया को अपनी अहमियत और काबिलियत दोनों साबित करनी होगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा नेताओं के अंतर विरोध का भी सामना करना होगा। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के बागियों को उपचुनाव के मैदान में उतारकर कांग्रेस कितनी कामयाब होगी, ये देखना भी अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।